हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम क्लासेस। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपनी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तक जाने से पहले हम कुछ और बेसिक टर्म्स है जो पहले सीखते हैं। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये दो चीज़ें सीखेंगे पहले, फिर इसके बाद जाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पे। तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन के बारे में देखते हैं कि वो क्या होता है। देखो, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमने लिया एक बीकर में डाल दिया हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट कैसे रंग का होता है? ब्लू कलर का। फिर इसमें धीरे धीरे बिना इसको डिस्टर्ब किए, मतलब इसके बीकर के वॉल के अक्रॉस हमने इसमें वाटर ऐड किया। ठीक है, यहाँ तक हमारा कॉपर सल्फेट था, वाटर आ गया इसके ऊपर ऐसे, ये हमारा वाटर। तो उस टाइम तो जब धीरे धीरे हमने ऐड किया बिना इसको डिस्टर्ब किए, तो हमें अलग अलग लेयरिंग दिखेगी। ब्लू कलर की अलग, यानी कॉपर सल्फेट अलग दिखेगा, वाटर अलग दिखेगा। लेकिन अगर कुछ टाइम इसको हम ऐसे ही रख दें, कुछ ना करें इसको, तो क्या होगा कि ये अपने आप इसमें मिक्सिंग होनी शुरू हो जाएगी। उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। क्या होगा कि अगर हम इसको कुछ दिन बाद, मतलब एक दिन बाद, 2 दिन बाद देखेंगे, तो हमें ये दिखेगा कि हमारा जो पूरा का पूरा ही सॉल्यूशन है वो यूनिफॉर्मली ब्लू कलर का हो गया है। पूरा सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली ब्लू कलर का हो गया है। यूनिफॉर्मली ब्लू कलर सॉल्यूशन, यानी अब हमें ये नहीं दिखाई दे रहा कि वाटर अलग है, कॉपर सल्फेट अलग है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट की साइड मूव किए हैं, और यहाँ से जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर के आयन और सल्फेट आयन, वो सॉल्वेंट यानी वाटर की साइड में मूव किया है। और इसकी वजह से इनकी आपस में मिक्सिंग हो गई और एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, यूनिफॉर्म ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल गया हमें। इस चीज़ को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखे तो डिफ्यूजन होता है स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि अपने आप, बिना किसी एफर्ट के। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसमें वाटर ऐड किया और हमने छोड़ दिया, यानी इसको ना मिक्स किया ना स्टिर किया, कुछ नहीं किया, बस ये अपने आप ही यूनिफॉर्मली ब्लू कलर का हो गया। तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो डिफ्यूजन होता है स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट यानी कॉपर सल्फेट के और वाटर के मॉलिक्यूल के आपस में मिक्सिंग। सोल्यूट एंड सोलवेंट टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस यानी यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया, होमोजीनियस मिक्सचर। तो इस चीज को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है कि अपने आप मिक्सिंग हो जाना सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल्स की, और एक यूनिफॉर्म, एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर देना, इस चीज को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब हम एक दूसरा सेटअप करते हैं। हम क्या करते हैं कि ऐसे एक हमने कंटेनर लिया, और कंटेनर में एक बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है बिल्कुल बारीक, जो सेमी वर्ड का मतलब हाफ, परमिएबल मतलब एक तरह से परमिट करना। इसमें से सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं। इसके अक्रॉस सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं। ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू इट। इसके अंदर से सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं, एक साइड से दूसरी साइड। तो अब हमने क्या लिया? इस साइड ले लिया हमने प्योर वाटर, ठीक है, इधर ले लिया वाटर, और इस साइड ले लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कैसा होगा? ब्लू कलर का। तो क्या होगा, क्योंकि ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इट ओनली अलाउ द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स, सोलवेंट मॉलिक्यूल। तो इधर से जो वाटर के मॉलिक्यूल है, यानी जो H2O के मॉलिक्यूल है, वो पास होने शुरू हो जाते हैं फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, यानी सोलवेंट साइड से वो इधर सॉल्यूशन साइड में मूव करने शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे क्या है कि कॉपर सल्फेट का जो लेवल है वो राइज अप कर जाता है। ठीक है, यानी इसका लेवल है वो राइज अप कर जाता है, और इस साइड का लेवल कम होने लगता है। और या फिर एक तो ऐसे समझ लें, या फिर हम ये मान लें कि एक साइड हम ले लें, दोनों साइड ही कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, लेकिन एक साइड ले लें डाइल्यूट,
इधर हमने ले लिया डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और एक साइड ले ले कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ऐसे बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। तो इसमें भी क्या होगा, क्योंकि ये डाइल्यूट है तो इसमें सोलवेंट के पार्टिकल ज़्यादा है और सोल्यूट इसमें कम है, इसमें सोल्यूट ज़्यादा है। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब तो आप जानते ही हैं कि डाइल्यूट का मतलब होता है कि उसमें सोल्यूट कम अमाउंट में है, सोलवेंट ज़्यादा है। इसमें इसके कंपैरिजन में सोल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। मतलब सोलवेंट तो दोनों में ही ज़्यादा होगा सोल्यूट से, पर जो सोल्यूट है यानी जो कॉपर सल्फेट है वो इस साइड कम है, इस साइड ज़्यादा है। तो इस साइड से क्या होगा, इस साइड सोलवेंट मॉलिक्यूल जो है, जो वाटर के मॉलिक्यूल है, वो मूव करना शुरू हो जाते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस साइड। और इस साइड क्या है, इसका लेवल राइज अप हो जाता है और इसका लेवल नीचे हो जाता है, ठीक है। इसका लेवल नीचे गिर जाता है और इसका ऊपर उठ जाता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं ओस्मोसिस, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ओस्मोसिस। यदि इसकी हम डेफिनेशन लिखे तो हम क्या लिखेंगे, ओस्मोसिस क्या होता है, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ, नेट क्यों बोला है ये भी आगे बताऊंगे, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स, सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स का स्पॉन्टेनियस फ्लो फ्रॉम solvent to solution, from solvent to solution, या और from dilute, या फिर कह सकते हैं less concentrated solution, और from less concentrated solution to a more concentrated solution, to a more concentrated solution थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस चीज को बोलते हैं ओस्मोसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओस्मोसिस। नेट स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस अपने आप ही हो रहा है, बस एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई, अपने आप ही सोलवेंट के पार्टिकल है वो सोलवेंट साइड से सॉल्यूशन साइड मूव कर रहे हैं, या फिर लेस कंसंट्रेटेड टू हायर कंसंट्रेटेड मूव कर रहे हैं। तो नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो, नेट वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि ये नहीं है कि ये फ्लो होता ही जाएगा, मतलब कि इधर से पूरा ही पूरा कुछ एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा ही जो सोलवेंट है वो इधर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर अमाउंट ही इधर जाती है, उसके बाद जो ओस्मोसिस है वो स्टॉप हो जाती है, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए जो वर्ड यूज किया नेट, इसलिए बोलते हैं कि एक नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो, मतलब सारा का सारा मूव नहीं करता, एक लिमिट होती है इसकी मूव करने की, एक टाइम लिमिट के बाद इसमें इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। अगर इधर से इधर जाएगा तो इधर से भी इधर जाता है, तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है दोनों के बीच में, फिर नेट फ्लो इनका जो स्टॉप हो जाता है। तो इस चीज को बोलते हैं हम ओस्मोसिस। एक्सपेरिमेंटली हम इसको करके देख सकते हैं। अगर हम ले दो एग्स ले और इनकी आउटर लेयर को रिमूव कर दे, एग्स की आउटर लेयर को रिमूव कर दे, हम घर पे भी करके देख सकते हैं। इनकी आउटर लेयर को रिमूव किया, कैसे कर सकते हैं आउटर लेयर को रिमूव, इनको ना डिसॉल्व कर दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें थोड़ी देर इसको डिप करके रखेंगे तो इनकी जो आउटर लेयर है वो रिमूव हो जाती है, और आउटर लेयर के जस्ट अंदर जो लेयर होती है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। एग्स की आउटर लेयर के जस्ट अंदर, जस्ट उसके नीचे जो लेयर होती है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। तो क्या किया, ऐसे हमने दो कंटेनर लिए, एक में लिया वाटर, सिंपली वाटर, और एक में ले लिया सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन ले लिया। एक एग को इसके अंदर पुट किया, दूसरे एग को इसके अंदर पुट किया, ठीक है। तो हमने कुछ टाइम बाद क्या देखा कि इसमें जो एग था वो स्वेल कर गया, यानी वो फूल गया। उसकी मतलब ये मान लो डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं कि बाद में ये इनिशियल स्टेज तो ऐसी थी, फाइनली वो ऐसा हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो जो एग है उसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है, बाहर है वाटर है, यानी बाहर है सोलवेंट, तो क्या है कि सोलवेंट वो उसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू उसके अंदर एंटर कर जाता है। वाटर है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एग के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से वो स्वेल अप हो जाता है, स्वेल्स, ठीक है। यहाँ पे ये स्वेल अप हो जाता है यानी फूल जाता है एग। और इस केस में क्या है कि NaCl का सॉल्यूशन है,
तो इसके कंपैरिजन में जो अंदर है, एग के अंदर जो फ्लूइड है वो लेस कंसेंट्रेटेड है, बाहर है वो ज़्यादा कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन। तो इस केस में जो इसके अंदर का फ्लूइड है वो बाहर मूव करने लग जाता है फ्रॉम दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बाहर की ओर मूव करने लग जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये श्रिंक हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है इस तरह से। यानी ये अगर इसकी इनिशियल स्टेज थी तो ये वाली इसकी फाइनल स्टेज हो जाती है। तो इस केस में क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो ये भी ऑस्मोसिस प्रोसेस का ही एक एग्जाम्पल है कि सोलवेंट मॉलिक्यूल से, सोलवेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में पार्टिकल्स की मूवमेंट, किसके पार्टिकल, सोलवेंट के, सोलवेंट पार्टिकल की मूवमेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो एक देखो इसमें क्या हुआ है, अगर देख लेते हैं, एक चीज होती है एक्सोस्मोसिस, एक्सओस्मोसिस, और एक चीज होती है एंडोओस्मोसिस। इनमें क्या फर्क है, एक्सोस्मोसिस में क्या हुआ है कि ये जो फर्स्ट वाला केस, ये जो सेकंड वाला केस है, इसमें क्या हुआ है कि अंदर से कोई चीज, एग के अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर की ओर मूव किया है, यानी ये चीज बाहर गई है, एक्स मतलब बाहर निकालना, ठीक है, ये बाहर की ओर मूव गई है। यानी व्हेन मेम्ब्रेन परमिट्स द सोलवेंट मॉलिक्यूल टू कम आउट थ्रू मेम्ब्रेन, तो इसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। और एंडोओस्मोसिस यानी व्हेन मेम्ब्रेन परमिट्स द सोलवेंट मॉलिक्यूल टू एंटर इनसाइड, जब अंदर की ओर एंटर करने की परमिशन दे तो उस केस में होता है एंडोओस्मोसिस, और जब अंदर से बाहर की ओर जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल जाए तो उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सोस्मोसिस के केस में व्हेन मेम्ब्रेन परमिट्स द सोलवेंट मॉलिक्यूल्स टू कम आउट थ्रू मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, यानी अंदर से बाहर की ओर जाना। और एंडो मतलब बाहर से अंदर की ओर जाना, यानी इसमें लिख सकते हैं व्हेन मेम्ब्रेन मीन्स झिल्ली, हिंदी में झिल्ली बोलते हैं इसको। व्हेन मेम्ब्रेन परमिट्स द सोलवेंट मोलिक्यूल्स टू एंटर इनसाइड, इस चीज को बोलते हैं एंडोओस्मोसिस। तो अब हमने ऑस्मोसिस पढ़ लिया, हमने डिफ्यूजन पढ़ लिया। अगर हमसे कोई पूछे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो कुछ एक पॉइंट्स है जो हम लिख सकते हैं। हम इधर लिख लेते हैं, ये ऑस्मोसिस है और इस साइड डिफ्यूजन। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो सबसे जो पहला पॉइंट है ऑस्मोसिस में, यही है दोनों का सबसे मेन, कि ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज होता है और डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज नहीं होता। यानी हम लिख सकते हैं इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड और डिफ्यूजन में नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड। पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या है, ऑस्मोसिस में सिर्फ सोलवेंट के मॉलिक्यूल ही फ्लो करते हैं, ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो, सोलवेंट के मॉलिक्यूल ही फ्लो कर सकते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस केस में क्या होता है, सोलवेंट एज वेल एज सोल्यूट मॉलिक्यूल दोनों ही फ्लो करते हैं और डायरेक्टली फ्लो करते हैं, कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती, डायरेक्टली फ्लो करते हैं। सोलवेंट एज वेल एज सोल्यूट मॉलिक्यूल फ्लो। इस केस में क्या होता है, इसमें जो मूवमेंट होती है पार्टिकल की, किसके पार्टिकल, सोलवेंट की, वो होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव होता है। हमने देखा था कि कॉपर सल्फेट था, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट से कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट की तरफ मूव किए थे सोलवेंट के मॉलिक्यूल। यानी इसमें जो मूवमेंट होती है सोलवेंट मॉलिक्यूल की वो होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और इस केस में जो मूवमेंट होती है वो होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, सोल्यूट सोलवेंट से कुछ भी हो। जिधर सोल्यूट के कम है उधर सोल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि
जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है, इट इज अप्लाइड ओनली सॉल्यूशन, जो लिक्विड सॉल्यूशन है उन्हीं पे अप्लाई हो सकती है, अप्लाइड ओनली ऑन सॉल्यूशन। और ये है वो सॉल्यूशन एज वेल एज गैसेस, दोनों पे ही एप्लीकेबल है, सॉल्यूशन एज वेल एज गैसेस। गैसेस का हम ये एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर हम एक रूम है बंद कमरे में, अगर एक हम अगरबत्ती जलाए तो उसकी जो सुगंध है वो पूरे ही कमरे में फैल जाती है। किसके द्वारा फैलती है वो? मान लो एक रूम है, एक पूरा कंप्लीट, एक पूरा बड़ा रूम है, उसके अगर एक कॉर्नर पे हमने एक अगरबत्ती जलाई तो उसकी जो खुशबू है वो कुछ टाइम बाद पूरे ही रूम में फैल जाती है। वो गैस के पार्टिकल की वजह से, क्योंकि ये जो गैस के पार्टिकल है ये इस स्मेल को, मतलब एक पार्टिकल से सेकंड से थर्ड से फोर्थ ऐसे पास करते हैं पूरे रूम में, उसकी जो स्मेल है वो फैल जाती है। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस ही होती है, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से यहाँ पे इसकी जो स्मेल की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, इस कॉर्नर में देखें तो कम है, तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना शुरू हो जाता है। तो ये सॉल्यूशन एज वेल एज गैसेज दोनों पे ही अप्लीकेबल होता है। और इसका जो सबसे मेन डिफरेंस है वो क्या है? इट कैन बी स्टॉप्ड, इसको रोका जा सकता है, इट कैन बी स्टॉप्ड, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोका जा सकता है, एंड रिवर्स भी किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है, रिवर्स भी किया जाता है। यानी मान लो कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड मूव कर रहे हैं, तो इसको रोका भी जा सकता है। ये भी किया जा सकता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट भी मूव करे, तो यानी स्टॉप भी किया जा सकता है और इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। और इसमें इसको ना तो स्टॉप किया जा सकता है, इट कांट बी स्टॉप्ड, इट कांट बी स्टॉप और रिवर्स, ना इसको रोका जा सकता है ना इसको रिवर्स किया जा सकता है। इसमें जो पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो स्लो होती है, ऑस्मोसिस में कंपैरेटिवली मूवमेंट है वो स्लो होती है, और इस केस में जो मूवमेंट है वो फास्ट होती है एज कम्पेयर टू ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो ये इनके कुछ 5 to 6 डिफरेंसेस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के। नेक्स्ट हम करते हैं कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, हम पढ़ रहे हैं, ये 2 टाइप्स की होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही अलाउ करती है टू पास थ्रू इट, यानी इससे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास किए जा सकते हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं किए जा सकते। तो ये 2 तरह की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या आता है? जो वेजिटेबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल किया था एग भी एक नेचुरल, एग की जो आउटर लेयर है उसको रिमूव कर दे तो उसके अंदर की जो भी जो लेयर होती है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, तो वो एक नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। वेजिटेबल्स में भी पाई जाती है वेजिटेबल मेम्ब्रेन, फ्रूट्स में भी पाई जाती है, एनिमल्स में भी पाई जाती है एनिमल मेम्ब्रेन। जो सबसे मोस्ट कॉमन मेम्ब्रेन है एनिमल मेम्ब्रेन, सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनिमल मेम्ब्रेन है वो होते हैं पिग्स ब्लैडर। जो पिग्स होते हैं, सुअर होते हैं, उनका जो ब्लैडर होता है उसको यूज किया जाता है एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेम्ब्रेन है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनिमल मेम्ब्रेन। जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है ना, ये कहाँ होती है? जस्ट बिलो द आउटर लेयर, आउटर स्किन जो होती है उसके जस्ट बिलो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन क्या होती है? जिनको आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है, इसके कुछ एग्जांपल है, पर्चमेंट पेपर, ये एक आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है। एक होता है सेलोफोन, जो बहुत कॉमनली यूज्ड होती है, सेलोफेन होता है, सेलोफेन। एक होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं कुछ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, जिनके कुछ एग्जांपल है, कॉपर फेरोसाइनाइड इसका एक एग्जांपल है, कॉपर फेरोसाइनाइड। और है सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये कुछ एग्जांपल है आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के, और ये नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब हमने ऑस्मोसिस पढ़ लिया, हमने डिफ्यूजन पढ़ लिया, हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी देख लिया। आगे देखते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या होता है, जो कि हमारी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है
जिसके बारे में हमें पढ़ना है, तो उसको देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको समझने के लिए पहले एक सेटअप बना लेते हैं कुछ इस तरह का। ऐसे एक कंटेनर लिया, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस तरह से ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। ये एक नैरो ट्यूब है, और इस साइड हमने लिया है सोलवेंट फिल है। इस साइड लिया है सॉल्यूशन, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा दी। इसमें क्या होगा? ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन साइड में मूव करना शुरू होंगे, तो जिससे क्या है कि जो हमारी पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करनी शुरू होगी। अगर इधर लेवल बढ़ता जाएगा तो क्या है, पिस्टन है वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी, और इसमें जो नैरो ट्यूब में जो लेवल है वो नीचे की ओर गिरने लगेगा। इसमें जो सॉल्वेंट का लेवल है वो नीचे की ओर फॉल होगा, इसमें ये पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगी। ठीक है, सिंपली ये होगा ऑस्मोसिस में। फिर हम क्या करते हैं, हम इस साइड में एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी पिस्टन को नीचे की ओर मूव करते हैं, और इतना मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कि जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ये स्टॉप हो जाए, यानी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल स्टॉप हो जाए। वो कैसे पता चलेगा? इसमें जो लेवल है वो कांस्टेंट हो जाए, यानी इसमें मान लो कि इतना प्रेशर अप्लाई कर दे कि हाँ, एक मान लिया एल, ये एल एक लेवल है, यहाँ तक हमारा जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे इतना स्टॉप हो गया, यानी इससे ना लेवल नीचे गया ना इसके ऊपर गया, यानी इतना प्रेशर अप्लाई किया कि ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है। अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन साइड में मूव नहीं कर रहे, तो वो मिनिमम प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है सॉल्यूशन साइड में टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी अगर हम डेफिनेशन लिखे तो हम लिखेंगे द मिनिमम प्रेशर that has to be applied on solution। किस साइड अप्लाई करना है? सॉल्यूशन साइड में, ऑन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट मतलब रोकना, टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ solvent into solution, solvent molecule into solution through semi permeable membrane is called osmotic pressure। उसको बोलते हैं osmotic pressure। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर ये ज्यादा कर दे, मतलब कि इतना जो इस साइड प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उससे ज्यादा हो जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्या है कि वो मिनिमम प्रेशर की इसकी फ्लो को प्रिवेंट कर दे, लेकिन अगर उस ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दे तो क्या है कि इस साइड से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर मूव करना शुरू हो जाएंगे। भाई सॉल्यूशन है, इसमें भी सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, तो इसके जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो इधर मूव करने शुरू हो जाएंगे। इस चीज को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी अगर लिखे तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? इफ अप्लाइड pressure is greater than osmotic pressure, then solvent molecule start flow from solution side to solvent side, सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड में मूव करने शुरू हो जाते हैं। इस चीज को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का रिवर्स होना, रिवर्स
ऑस्मोसिस। इस ही कॉन्सेप्ट का यूज करके जो सी वाटर है उसको डिसैलिनेशन करते हैं, यानी सी वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, NaCl प्रेजेंट होता है, तो उसको हम यूजेबल फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड। इसकी जो एप्लीकेशन है वो है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। कैसे करते हैं उसमें देखो, एक ऐसा सेटअप बना लेते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से उसको सेपरेट आउट कर देते हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर से ये पिस्टन लगाई जहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे है हमारा सी वाटर, इस वाले सेक्शन में सी वाटर, और इधर है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। तो क्या होगा कि हम एक, इसमें क्या है कि अगर हम प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे तो इस साइड से सोलवेंट के मॉलिक्यूल इधर मूव करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन है ना, इसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, ये बिल्कुल फ्रेश वाटर है, तो इस साइड से जो पार्टिकल है सोलवेंट के वो इधर मूव करने शुरू हो जाएंगे, उसको तो कहेंगे ऑस्मोसिस। लेकिन हम इधर प्रेशर लगाएंगे और वो प्रेशर कितना, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्या होगा कि बस सोलवेंट के मॉलिक्यूल को प्रिवेंट कर देगा फ्लो होने से, लेकिन उससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी जो अप्लाइड प्रेशर है वो ग्रेटर देन है ऑस्मोटिक प्रेशर के। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगी और इधर से सोलवेंट के मॉलिक्यूल इधर मूव करना शुरू हो जाएंगे। कौन से मॉलिक्यूल, सोलवेंट के, वाटर मॉलिक्यूल इस साइड से इधर मूव करना शुरू हो जाएंगे और हम सी वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं, यानी उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, यहाँ से हम फ्रेश वाटर अपना निकाल सकते हैं। तो ये है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस को, इस मेथड को यूज किया जाता है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है, एक सेटअप होता है जो सबसे पहले दिया था किसने, बर्कले एंड हार्टले मेथड, उन्हीं के नाम पे है, बर्कले एंड हार्टले मेथड। इस मेथड से, ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिससे मेजर किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये NCERT में नहीं है तो करने की नीड भी नहीं है, इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये पढ़ने का है। टू मेजर, एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं बाय दिस मेथड। अब हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकली देखते हैं इसको, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन पे, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे परफॉर्म किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट, उस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम कॉमनली ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, वो होता है गैस कांस्टेंट। ये हो जाता है, जो R है वो है हमारा गैस कांस्टेंट। इसमें जो C है, कंसंट्रेशन है, वो मोलर कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी है, उसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई C की वैल्यू पुट कर देंगे N/V और ये RT, V इधर चला गया, पाई V इज इक्वल टू NRT। ये जो हमारी इक्वेशन होती है इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, ये है वेंट होफ इक्वेशन, वेंट होफ इक्वेशन, पाई V इज इक्वल टू NRT। अब देखो हमारा R है वो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे परफॉर्म कर रहे हैं, वॉल्यूम हमने सॉल्यूशन कांस्टेंट ली गई है, तो जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसीलिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है।
इसीलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे। तो ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। अगर ये सारी कंडीशन सेम है, हमें दो डिफरेंट सोल्यूट गिवन है, अगर उनका एन वैल्यू सेम है और ये पाई वी एन आर ये तो सेम है, लेकिन एन वैल्यू भी सेम है, तो उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी सेम होगा। तो ये है हमारी वैन होफ इक्वेशन। आगे देखते हैं कुछ और टर्म्स, फिर न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इस इक्वेशन के बेसिस पे। अगर हमारे पास टू सॉल्यूशंस है और उनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, या फिर आइसो ऑस्मोटिक भी बोलते हैं, आइसो ऑस्मोटिक। तो दोनों के को एक बार ही लिख देते हैं, आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं और आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और अगर दो सॉल्यूशन है, एक मान लो ये ए है, ये सॉल्यूशन है बी, ए और बी, और ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ग्रेटर देन है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी के, यानी दो सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा है उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये बस कुछ टर्म्स है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और बी जिसका कम है एज कंपेयर टू दिस, तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और अगर सेम है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पता है तो किसी भी सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारे पास वेंट ऑफ इक्वेशन है पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट W ग्राम ऑफ सोल्यूट जिसका मोलिकुलर मास है m, हैविंग मोलिकुलर मास m is dissolved in V लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की वॉल्यूम है वो V ही है, V लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो उस केस में हम नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं n, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, मास बाय मोलर मास, गिवन बाय मास बाय मोलर मास, मोलर मास मोलिकुलर मास सेम ही चीज है। तो यहाँ पे n को हम ये लिख सकते हैं, तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर दे पाई वी इज इक्वल टू n की जगह W बाय एम आर टी। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, तो ये हो जाएगा W आर टी बाय पाई वी। इस इक्वेशन का यूज करके हम सोल्यूट का मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलिकुलर मास निकालने की टेक्निक है, ये मेनली यूज होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए, उनके लिए यूज की जाती है मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए, लाइक प्रोटीन है, पॉलीमर्स है, जिनका जो बड़े बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं, जिनका मोलिकुलर मास बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए यूज किया जाता है इस टेक्निक को। मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर वाली टेक्निक को मेनली मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए यूज किया जाता है। अब हमने सारा कुछ पढ़ लिया, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे ऑस्मोसिस है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत सारी हमारी डे टू डे लाइफ है जिसमें बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है जिनमें ऑस्मोसिस हो रहा होता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमने किशमिश है, जो किशमिश है वो श्रिंक हुई होती है बिल्कुल, उनको अगर हम वाटर में डिप करके रखे ओवरनाइट तो सुबह वो स्वेलअप हो जाती है। तो वो स्वेलअप क्यों हुई है, वो भी ऑस्मोसिस की वजह से हुई है, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल है वो उसकी मेम्ब्रेन के थ्रू उसमें एंटर कर जाते हैं और वो स्वेलअप हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस के। और भी बहुत सारे हैं, जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स में क्या होता है, वाटर एंटर करता है, वाटर एंटर
फ्रॉम सोइल टू रूट्स, रूट हेयर मेनली, ठीक है, रूट हेयर से रूट्स में, रूट से फिर बॉडी, जैसे मान लो ये हमारा प्लांट है, ये अपर पार्ट है, तो इसमें जो रूट्स है, इसकी जो रूट्स के रूट हेयर्स है, वो सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है वो उस वाटर सॉइल से रूट्स में ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू एंटर कर जाते हैं, क्योंकि अंदर जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन देखिए, वाटर तो बाहर ज्यादा है, यानी अंदर सोलवेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में जो वाटर के पार्टिकल है वो मूव कर जाते हैं और रूट हेयर के थ्रू ये रूट्स में एंटर करते हैं, और फिर आगे भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही वो पूरे पार्ट में फैल जाते हैं, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही सॉइल से प्लांट के हर पार्ट तक जाते हैं। इन प्लांट्स वाटर एंटर फ्रॉम सॉइल टू रूट हेयर, तो ये भी ऑस्मोसिस प्रोसेस का ही एग्जांपल है। और फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट, फिर फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो उसमें भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही एंटर करते हैं। मान लो ये एक प्लांट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, तो इस पार्ट तक हमारा वाटर पहुंच चुका है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे वाटर कम है, तो वाटर यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, फिर ऐसे यहाँ से यहाँ, ऐसे यहाँ से यहाँ, तो मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव करता करता ये बिल्कुल अपर पार्ट तक चला जाता है वाटर। नेक्स्ट हम लेते हैं कि मान लो जो विल्टेड फ्लावर्स होते हैं, विल्टेड मतलब कि मुरझाए हुए, उनको अगर पानी में रखें, ठीक है, उनको अगर पानी में रखें, जब उनको पानी में रख देते हैं तो वापस से वो रिवाइव यानी वापस से वो खिल जाते हैं, ठीक है, खिल जाते हैं, हमारे फ्लावर्स हैं। ऐसी जो सब्जियां भी हैं, तो जो वेजिटेबल सेलर क्या होते हैं कि उन सब्जियों पे पानी छिड़क के रखते हैं ताकि वो ताज़ा लगे, ठीक है, मतलब कि सब्जी है वो ताज़ा लगे, उनके जो पत्ते हैं उन पे वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से जो वाटर है वो उनमें एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से वो फ्रेश लगती है, यानी मुरझाई हुई सब्जियां नहीं लगती। तो और भी बहुत से एग्जांपल है। एक है कि अगर कोई ज़्यादा सॉल्टी फूड खा ले, सॉल्टी फूड खा ले मतलब कि फूड ऐसा है जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जो टिश्यूज़ है, हमारे बॉडी टिश्यूज़ हैं, उनमें वाटर की रिटेंशन हो जाती है, उससे एक बीमारी भी हो जाती है, एक डिसीज जिसको बोलते हैं एडिमा, एक डिसीज हो जाती है। तो ये भी किसी की वजह से हुआ है, वाटर रिटेंशन हो जाता है टिश्यूज़ के अंदर, ये भी ऑस्मोसिस प्रोसेस का ही एग्जाम्पल है। अच्छा, बहुत से एग्जाम्पल है डे टू डे लाइफ में जिनमें ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही होती है। तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। हमारा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स, पास्कल में कैलकुलेट करना है, एक्सर्टेड बाय ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास दिस, देखो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स पे एप्लीकेबल है ना, इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। पहले तो हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, हमें ये पता है पाई वी इज इक्वल टू NRT, ये होता है। अब हमें गिवन है W, सोल्यूट का कितना वेट लिया है, कितना मास लिया है, 1 ग्राम, 1 ग्राम सोल्यूट लिया है, और इसका मोलर मास कितना है 18500 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा W/M, W/M यानी 1 ग्राम बाय 18500 000 है ना, 000 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल में आंसर आ जाएगा 1/18500 मोल्स। ये आ गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, V की वैल्यू है 450 ml, ml है, लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड हो जाएगा, 5 9 जा 45, 520, तो ये हो गया 9/20 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। गैस कांस्टेंट होता है, आर की वैल्यू क्या होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आर की वैल्यू। टेम्परेचर गिवन है 37 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं 273 ऐड करके, ठीक है, ये हो जाएगा 310 केल्विन। तो हमारे पास सब कुछ आ गया, हमें सिर्फ पाई की वैल्यू निकालनी है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो वैल्यू पुट करते हैं अपने फॉर्मूला में, पाई हो जाएगा हमारा NRT/V, N क्या है 1/18500 मोल, R 8.314 जूल पर केल्विन
पर मोल। देखो यूनिट्स में आगे दिक्कत आई है इसमें, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन की जरूरत है। इन्होंने पूछ लिया पास्कल में बताना है, तो हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करो तो उसमें उसकी जो यूनिट है वैल्यूज की साथ साथ उनकी यूनिट भी पुट किया करो, ताकि हमें लगे कि देख के पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिट कट हो रही है, क्या हमारे पास लास्ट में बच रहा है, क्या कन्वर्ट करने की जरूरत है, किसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। टी की वैल्यू 310 केल्विन डिवाइड बाय 9/20 लीटर। ये हो गया सारा। तो देखो इसमें क्या है, पर मोल से मोल कैंसिल हो गया, केल्विन से पर केल्विन कैंसिल हो गया, ऊपर बचा जूल नीचे बचा लीटर, यानी जूल पर लीटर में हमारी पाई की वैल्यू आएगी और हमसे पूछा है पास्कल में। तो जब हम इसको सबको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0309 जूल पर लीटर। ये आई हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू, लेकिन हमसे पूछा है पास्कल में। तो अब आपको ये एक रिलेशन है, ये पता होना चाहिए। अगर आपके पास या तो नोटबुक में या बुक में कहीं पे भी नोट कर लो, 1 बार लीटर, 1 बार लीटर इक्वल होता है 100 जूल के। 1 बार लीटर इक्वल होता है 100 जूल के। इतनी चीज नोट कर लो। अगर ये एटीएम लीटर होता तो कुछ ऐसा होता है 1, ये नोट करना है। एक अगर 1 एटीएम लीटर हो तो वो होता है 101.3 जूल। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसको भी अगर कैलकुलेशन डिफिकल्ट पड़ रही है तो इसको भी 100 ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 बार लीटर होता है 100 जूल के। ठीक है, तो हमें क्या है कि हम इससे 1 बार लीटर 100 जूल, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बार लीटर को इधर ले गए, अपॉन में आएगा ऊपर जाके इनवर्स, तो 100 जूल पर लीटर। तब थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि जूल पर लीटर है, जूल पर लीटर, ये 1 बार की इक्वल होता है। और 1 बार इक्वल होता है 10⁵ पास्कल के। पास्कल, ये 3 चीजें नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। 1 बार होता है 10⁵ पास्कल, यानी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 100 जूल पर लीटर। तो जूल पर लीटर पास्कल अब आ गया, तो हम यहाँ पे से पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, 100 जूल पर लीटर इक्वल होता है 10⁵ पास्कल के। ठीक है, यानी 1 जूल पर लीटर किसके इक्वल होगा, 10⁵/100 पास्कल। ऐसे ही करते आए अब तक। इसको ये लिख सकते हैं, ये कट के 2 zeros 2 0, तो 10⁵3 पास्कल आ जाएगा। 1 जूल पर लीटर की वैल्यू आ गई, तो हमें इतने की वैल्यू निकालनी है, यानी 0.0309 जूल पर लीटर। ये किसके इक्वल होगा, तो ये होगा 10⁵3 मल्टीप्लाई 0.0309 पास्कल। ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 3 है, ये तो 3 इधर के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 30.9 पास्कल। ये आंसर आ जाएगा। यानी हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पास्कल में आ गया 30.9 पास्कल। तो इस तरह से तो ये यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए। ठीक है, जूल पर लीटर, ये सारी यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको ये 3 चीजें पता हो। 1 बार लीटर इज इक्वल टू 100 जूल, 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल, एंड 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। और भी आगे जो भी ऐसी कन्वर्जन आती जाएगी मैं आपको बताती जाऊंगी जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो आप नोट करते जाना एक जगह अपनी बुक में या फिर नोटबुक में कहीं पे भी। तो ये तो हो गया हमारा एक न्यूमेरिकल आज का। अब एक न्यूमेरिकल है जो आपने सोल्व करना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो न्यूमेरिकल है, ये भी एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज present in a liter of its solution has an osmotic pressure की वैल्यू गिवन है 4.98 बार में गिवन ऑस्मोटिक प्रेशर की। इफ द osmotic pressure of solution is 1.52 bar,
एट सेम टेम्परेचर व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, तब उस केस में इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन। यानी आपने कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले वाले केस में कंसंट्रेशन गिवन है, प्रेशर गिवन है, दूसरे वाले केस में फाइंड आउट करनी है। तो ये एक बार न्यूमेरिकल ट्राई करना, नहीं होगा मतलब इसको कल की वीडियो में, कल मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इसको सोल्व करने का हम ट्राई करेंगे। अगर आपसे होता है तो एक बार आप कोशिश करिए, वरना नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।